नमस्कार, धीरेन्द्र पुंडीर ऑफिशियल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देश में पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश ऐसे दो राज्य हैं जिनकी अक्सर चर्चा होती है तो दोनों मुख्यमंत्रियों की तरफ भी लोगों की निगाहें कस जाती हैं। वो देखना चाहते हैं कि आखिर दोनों राज्यों में जो होता है उसका बाकी देश पर क्या असर होता है। आज बात मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की करते हैं तो पूरे देश में सबसे पहला सवाल उठता है कि क्या कोई भी कार्रवाई वहां हुई है तो उसमें तुष्टीकरण का ख्याल जरूर रखा होगा ममता बनर्जी ने। उन्होंने अपने वोट बैंक को स्थायी करने के लिए कहीं ना कहीं कानून की अनदेखी वहां हुई होगी या कानून का उल्लंघन हुआ होगा, ऐसा लोगों का बड़ी भारी संख्या में मानना है। दूसरी तरफ अगर योगी आदित्यनाथ की बात की जाती है तो वहां लॉ एंड ऑर्डर पर सरकार वापस लौटती है और पूरे देश में बुलडोजर बाबा एक मॉडल के तौर पर सामने आते हैं। लेकिन जब बात हो अगर चार्जशीट फाइल करने की तो मुर्शिदाबाद हिंसा आपको याद होगी 2025 में जिस तरह से वक्फ कानून के लागू होने पर भीड़ ने वहां हिंसा की और उसमें एक बाप बेटे यानी हरगोविंद दास जो मूर्तिकार और उनके बेटे चंदन दास की भीड़ ने निर्ममता पूर्वक हत्या की थी। उस दौरान भीड़ ने जो मुस्लिम भीड़ थी उन्होंने हिंदुओं के घरों पर हमले किए और उनको वहां से छोड़कर घर भागना पड़ा था। आपको मालूम है उस वक्त हाई कोर्ट ने एक स्पेशल समिति बनाई थी, उसकी रिपोर्ट आई थी। लेकिन बात है चार्जशीट पर कि आखिर चार्जशीट में क्या किया है सरकार ने। एसआईटी ने चार्जशीट फाइल की है बंगाल सरकार की, तो उस पर लोगों की निगाह जाकर टिक जाती है। और मैं अगर योगी आदित्यनाथ की पुलिस का जिक्र कर रहा हूं तो इसलिए कर रहा हूं कि संभल में भी भीड़ ने एक हिंसा की थी, उस पर क्या किया था सरकार ने। तो पहले हम चलते हैं उस पर जो मुर्शिदाबाद जिले की उस पर सरकार ने फाइल की एसआईटी ने, उसके मुख्य बिंदु देख लेते हैं। इसमें पश्चिम बंगाल पुलिस की विशेष जांच टीम यानी एसआईटी ने 13 व्यक्तियों के खिलाफ 983 पन्नों की एक चार्जशीट फाइल की है। चार्जशीट में उसने 13 नामित आरोपियों की जानकारी दी है। जिन 13 व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया उनमें से 11 पहले से ही गिरफ्तार किए जा चुके थे। हालांकि सभी आरोपियों के मैं नाम नहीं बता पा रहा, लेकिन जियाउल शेख जो सुलीताला पूर्वापाड़ा गांव का निवासी है, इस दोहरे हत्याकांड का मुख्य आरोपी बनाया गया है। उसे उत्तर दिनाजपुर जिले के चोपड़ा से गिरफ्तार किया गया था। हजरत अली उर्फ फिटूर, इसने भी मृतकों के साथ भूमि विवाद को लेकर पुरानी दुश्मनी थी। आप इस शब्द पर गौर करना कि यह पुरानी दुश्मनी यानी पूरी हिंसा को धार्मिक उससे अलग ले जाकर व्यक्तिगत हिंसा बनाने की कोशिश करती हुई पुलिस की यह कोशिश, और यह कानूनी तौर पर बहुत पेचीदा है क्योंकि जब अदालत में इस पर बहस होगी कि यह पुराना व्यक्तिगत हिंसा थी तो सामूहिक हिंसा से बदल जाएगी, धार्मिक आधार पर की जाने वाली हिंसा का जो आकार होता है उससे घट जाएगा। यह बहुत सोची समझी साजिश के साथ किया गया है। इसके बाद उसका कहना यह था कि हरगोविंद दास और चंदन दास ने पहले उसकी भूमि पर निर्माण की अनुमति दी थी लेकिन बाद में मना कर दिया, जिससे विवाद हुआ। यानी एक जो साफ तौर पर पूरे देश को दिखाई देता है कि यह हिंसा इसलिए शुरू हुई थी कि वक्फ कानून लागू हुआ और उस भीड़ ने हिंदुओं को प्रत्यक्ष तौर पर निशाना बनाया। इस पूरी घटना को व्यक्तिगत बदले के तौर पर ले जाया गया है। यह वो खेल है जो बाद में कानून में साबित होते हैं और किस तरह से उनको बचाया जाता है। ये वो है अकबर अली जिसको झारखंड गोड्डा से गिरफ्तार किया गया था, यह अंतिम आरोपी था जिसको पुलिस ने पकड़ा था। कालू नवाब और दिलदार दोनों भाई हैं, मृतकों के पड़ोसी हैं, उन्हें बीरभूम और सुलीताला से गिरफ्तार किया। इंजमाम उलक अजफारुल शेख उर्फ बिल्ली और मोनुरुल शेख उर्फ मोनी, ये दोनों को झारखंड और बीरभूम से किया गया। अन्य वालों की भूमिकाएं अभी सार्वजनिक हैं। आरोपित धाराएं उनमें की गई हैं हत्या, दंगा, घर में जबरन प्रवेश, डकैती और अवैध आरोप के रखने के मामले में आरोप है। जो ये सीधा तौर पर केस बनाने की कोशिश की है, आप ये समझिए, मैं इसीलिए आपको ये अंतर समझाना चाह रहा हूं कि ये व्यक्तिगत दुश्मनी और सामूहिक हिंसा दोनों का मिश्रण बना दिया है। और मुख्य आरोपी जो हजरत अली है उसने व्यक्तिगत बात स्वीकार कर ली और पुलिस का कहना है कि साहब अन्य आरोपियों की भूमिका मुख्य है और केवल व्यक्तिगत दुश्मनी के आधार पर उनको नहीं छेड़ा जा सकता। अब मैं इस पर जो ये आपको जिस पर हम लोग बात करना चाहते हैं कि ये चार्जशीट जब फाइल हुई है तो इसमें 13 लोगों के नाम हैं और चार्जशीट 60 दिन में फाइल के अंदर फाइल कर दी गई, 54 दिनों में शायद फाइल हुई है। इसमें 983 पेज में 50 गवाहों के नाम हैं। इस हिंसा में
कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक समिति देखी थी, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट, और जब फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट और इस चार्जशीट में कितना अंतर है यह भी देखने की जरूरत है, क्योंकि यही इस केस का भविष्य निर्धारित करती है। एसआईटी जिसने जांच की तो उसने क्या कहा, उसने इसको व्यक्तिगत हिंसा की तरफ ले जाने की कोशिश की, जबकि एसआईटी की जो हाईकोर्ट की समिति थी वो क्या कहती है, अब आप उसमें समझिए। उसने अपनी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट्स में टीएमसी नेतृत्व को हिंसा भड़काने और स्थिति को नियंत्रित करने में निष्क्रिय रहने का दोषी ठहराया था। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि हमले स्थानीय पार्षद महबूब आलम द्वारा निर्देशित किए गए थे। स्थानीय पुलिस पूरी तरह निष्क्रिय और अनुपस्थित थी। शमशेरगंज के विधायक अमीरुल इस्लाम भी मौजूद थे, जिन्होंने बर्बरता देखी और चले गए। कई जगह पर पुलिस की तैनाती का प्रबंधन ठीक नहीं किया, जिससे भीड़ को हमला करने और लूटपाट करने का मौका मिला। भीड़ ने भी विपक्ष ने इस रिपोर्ट को आधार बनाकर हमला की, मतलब बहुत सारे चीजें की थी। इसमें से कुछ जो मैं चार्जशीट में जो नहीं शामिल हुआ और समिति में था उसको पढ़ देना चाहता हूं, जो इसके सवाल उठाते हैं इस चार्जशीट पर। सुनियोजित हिंसा, जो हाईकोर्ट समिति थी उसने साफ तौर पर कहा था कि यह सुनियोजित हिंसा और हिंदू समुदाय को निशाना बनाया गया है, जबकि आपको चार्जशीट में इस तरह का कोई जिक्र नहीं मिलता जो पॉइंट सामने आए हैं। रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया हिंसा सुनियोजित थी और विशेष रूप से हिंदू समुदाय को निशाना बनाया गया था। बैतबौना गांव के 113 से ज्यादा घरों को प्रभावित हुए थे, जिसमें अधिकांश को आग के हवाले कर दिया गया था। आपको मालूम है हरगोविंद दास और चंदन दास की हत्या जिस तरह काट के की थी, उससे पहले आग लगाने से पहले नल काट दिए गए थे, नलों में पानी ना आ पाए, इस तरह से इस पूरी हिंसा को अंजाम दिया गया था हिंदुओं को इस इलाके से भगाने के लिए, यानी या तो एक जेनोसाइड की प्रोसेस की तरफ जाते हुए या हिंदुओं को उस इलाके से भगा देने का एक बड़ा सुनियोजित प्रदर्शन दिखता है। अगर हम लोग अपनी तरफ से देखें, जो जांच समिति की रिपोर्ट है उसमें टीएमसी नेताओं के लिए कहा कि खूब संलिप्तता थी, खासकर स्थानीय पार्षद महबूब आलम, शमशेरगंज के विधायक अमीरुल इस्लाम हमले के नेतृत्वकर्ता के तौर पर उन्होंने रिपोर्ट धुलियान में हुए हमले, रिपोर्ट के अनुसार धुलियान में हुए हमले महबूब आलम के निर्देश पर हुए थे और जांच का दायरा समिति को हिंसा के कारणों, पीड़ितों की पहचान, नुकसान का आकलन और प्रशासनिक खामियों की जांच का काम सौंपा गया था। पुलिस की चार्जशीट के प्रमुख बिंदु आपको मैंने बताए, फिर भी देख लेते हैं कि जो चार्जशीट में हत्या, पिता पुत्र की आगजनी और टीएमसी नेताओं का अभाव, यानी सबसे महत्वपूर्ण अंतर यह है कि पुलिस की चार्जशीट में उन तृणमूल नेताओं के नाम शामिल नहीं जिन पर हाईकोर्ट की समिति ने आरोप लगाए थे, जैसे महबूब आलम, अमीरुल, इसमें 13 लोगों के नाम है, लेकिन उनमें से एक भी टीएमसी से सीधा रिश्ता नहीं रखता है। पुलिस की कार्रवाई दावा जरूर किया है, लेकिन हाईकोर्ट की समिति ने पुलिस की निष्क्रियता पर सवाल उठाए थे, तो यह कार्रवाई वैसे ही इसके घेरे में आ जाती है। अंतर क्या कहते हैं, अगर हम इसको देखें तो आपको लगेगा ये चार्जशीट किस तरफ जाती है। अगर हम लोग इसको एनालिसिस करें, वैसे तो कोर्ट में फैसला होना है, मैं सिर्फ एक अपना व्यू दे रहा हूं कि इस पर क्या इशारा है। सत्ताधारी नेताओं को बचाना, समिति ने स्पष्ट रूप से टीएमसी नेताओं की भूमिका का जिक्र किया था, लेकिन चार्जशीट में उनके नाम नहीं है। तो सवाल सबसे पहला यह है कि क्या पुलिस जो है राजनीतिक दबाव में काम कर रही थी और सत्ताधारी दलों के नेताओं को बचाने की कोशिश कर रही थी। इस हाई कोर्ट की समिति ने जो विशिष्ट नेताओं की संलिप्तता के प्रमाण मिले हैं, लेकिन पुलिस ने उनको चार्जशीट में माना ही नहीं। पुलिस की जांच पर आपको फिर से सवाल दिखता है, न्याय प्रक्रिया पर इनका जो ये अंतर है आखिर क्यों किए जा रहे हैं। आप ये सोचिए कि इसका न्याय प्रक्रिया पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। यदि मुख्य साजिशकर्ता को दंडित नहीं किया जाता तो पीड़ितों को न्याय मिलने की संभावना कम हो जाती है और भविष्य में ऐसी घटनाओं की गलत मिसाल पेश होती है। मुझे लगता है कि हाईकोर्ट की समिति ने जवाबदेही पर बहुत गंभीर सवाल उठाए थे, लेकिन उस तरह के सवाल मुझे लगता है कि चार्जशीट में नहीं है। संक्षेप में जो अगर मैं कहूं कि हाईकोर्ट की समिति की रिपोर्ट एक व्यापक और गंभीर तस्वीर पेश कर रही थी, जिसमें सुनियोजित हिंसा और पुलिस की निष्क्रियता और पुलिस की चार्जशीट में जहां देखते हैं तो वहां इन सब सवालों से किनारा किया गया है। अब अगर हम इसको चूंकि ये आपने देख लिया, मैं इसको अब संभल वाला जिक्र क्यों कर रहा था। आप देखिए, संभल में हिंसा हुई थी, संभल में उस पर बड़ी संख्या में, इसमें सिर्फ 13 आरोपी, यानी भीड़ ने हमला किया। भीड़ ये तमाम रिपोर्टों में थी, अलग अलग जगह पर, क्योंकि 13 आदमी किसी जनता को भगा नहीं सकते, गांव से खाली नहीं करा सकते। महिलाओं ने जिस तरह के आरोप लगाए थे, उनके साथ यौन उत्पीड़न करने की कोशिश की गई थी, उनको जिस तरह से छुआ गया था, और कुछ सब ने इस तरह के जो खुद पीड़ितों के आपने बयान सुने, पूरे देश ने सुने हैं भाई, उनको भागते हुए देखा है लोगों ने, लेकिन पुलिस को नहीं दिखाई दी, क्योंकि पुलिस अभी टीएमसी के अंडर में काम कर रही है, टीएमसी की सरकार है। यही पुलिस अगर किसी और सरकार के अंडर होती तो
ये उसकी तरह से काम करती। पुलिस अपने से कोई काम करती हुई पूरे देश में नहीं दिखाई देती। माफ करना, पुलिस के बहुत सारे लोगों को यह गलत लग सकता होगा, लेकिन हम एक आम पत्रकार के तौर पर जो देखते हैं वही बताने की कोशिश करते हैं। संभल हिंसा में यानी उत्तर प्रदेश में योगी की पुलिस किस तरह काम कर रही है उस पर, चूंकि ये दोनों एक केस अलग हो सकते हैं लेकिन भीड़ हिंसा में शामिल थी, उस तरह अगर आप देखते हैं तो बड़ी संख्या में आरोपी बनाए गए थे। यहां महज 13 में सामना कर लिया गया। जो भीड़ और तमाम चीजों का जिक्र है, चाहे समिति की रिपोर्ट हो, चाहे उस समय के, चाहे वीडियोज आप देखें, उनमें बड़ी संख्या, लेकिन सिर्फ 13 पहचान में आई। इसके उलट आप देखिए उत्तर प्रदेश में संभल हिंसा में उत्तर प्रदेश पुलिस ने 4400 पन्नों की विशाल चार्जशीट फाइल की। ये 983, उधर 4400 पन्ने हैं, और जिसमें 79 से लेकर 215 से अधिक आरोपियों के नाम है। कुछ रिपोर्ट्स में 50 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय होने की बात भी की गई। अलग अलग जगह आप देख रहे होंगे। मास्टर माइंड पर जोर दिया गया था, यानी जो हिंसा संभल में हुई थी उसमें यह बात पुलिस ने बहुत मेहनत करके ये खोजने की कोशिश की, आखिर किसी ने इसको इनिशिएशन किया होगा, किसी ने इसको सोचा होगा, क्योंकि सुनियोजित हिंसा प्लान करके की जाती है, अचानक हुई हिंसा नहीं होती। तो इसमें सारिक साठा और उसके डी कंपनी से जो संबंध थे उनको खुलासा किया गया, यानी इस खबर के पीछे तक जाने की पुलिस ने कोशिश की थी। यह एक संगठित अपराध का पहलू था। राजनीतिक संलिप्तता के आरोप जो लगे थे उसमें उन लोगों की पूछताछ लगातार हो रही है। आपको मालूम है कि किस तरह से शोएब इकबाल और जियाउर रहमान बर्क जो सांसद है उनका, इकबाल जो विधायक महमूद उसके बेटे का नाम है, और उनके खिलाफ सबूत जुटाए जा रही है। यानी पुलिस राजनीतिक संलिप्तता को अपने जांच के दायरे में ले रही है, जबकि बंगाल में ऐसा कुछ नहीं हुआ। भीड़ का विश्लेषण पुलिस ने किस तरह से किया? पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, अन्य साक्ष्यों के आधार पर भीड़ में शामिल लोगों की पहचान की, फरार अपराधियों के पोस्टर लगाए गए और अब तो उनको दूसरे जिलों में भी लगाया जा रहा है। चार्जशीट में भीड़ द्वारा पुलिस पर हमले, हथियार छीनने की कोशिश, आगजनी जैसी घटनाओं का विस्तृत विवरण है, जिसमें कुछ व्यक्तियों के नाम आए जिन्होंने भीड़ को उकसाया था, और कानून कठोर लगाए गए, यानी एनएसए जैसी उन पर धारा लगाई गई थी। इसमें मृतकों की संख्या 5 फिर कहीं हुआ, जबकि मुर्शिदाबाद हिंसा में कम संख्या में आरोपी बनाए गए। मैं अंतर कर रहा हूं दोनों के बीच में। वहीं मुर्शिदाबाद में पिता पुत्र की हत्या के मामले में पश्चिम बंगाल पुलिस ने 13 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। पुलिस ने घटना के 55-60 दिनों की बात की गई, जो एक कहा उनके हिसाब से त्वरित कार्रवाई है, लेकिन भीड़ का अप्रत्यक्ष उल्लेख किया गया। मीडिया रिपोर्ट से महज 13 हत्या के लिए महज 13 लोगों को जिम्मेदार ठहरा गया, लेकिन मीडिया रिपोर्ट से पता चलता है हिंसा वक्फ संशोधन अधिनियम के विरोध प्रदर्शनों के दौरान भड़की थी। बड़े पैमाने पर भीड़ शामिल थी। भीड़ के एक समूह ने उनके घर पर धावा बोला, लूटपाट शुरू कर दी, इस तरह के वाक्यांश थे। लेकिन जैसे ही भीड़ के सामूहिक कृत्यों का उल्लेख करते हैं तो व्यक्तिगत जिम्मेदारी कम दिखती है। खास तौर पर अगर संभल के चार्जशीट से अगर तुलना करें तो वहां उकसाने वालों के नाम है, इसमें उसको नहीं है, इसमें उसको ढकने की कोशिश की गई है। कहा है कि व्यक्तिगत जो जिम्मेदारी थी। तो मुझे लगता है कि मुर्शिदाबाद हिंसा में 3 लोगों की मौत की खबर, जिसमें पिता पुत्र भी शामिल थे, और दोनों सरकारों का अगर हम लोग अंतर करते हैं डेटा के आधार पर जो समझ में आता है, उत्तर प्रदेश में चार्जशीट में अपराधियों की संख्या काफ़ी अधिक है। जांच में संगठित अपराध और राजनीतिक संलिप्तता जैसे पहलुओं को छुआ गया है। ये दर्शाता है कि यूपी सरकार ने इस घटना के पीछे की गहरी साजिश और व्यापक नेटवर्क की बात की है। पश्चिम बंगाल में अपेक्षाकृत आरोपियों की संख्या कम रखी है। एक विशिष्ट हत्या के मामले में 13 की पुलिस ने विशिष्ट अपराध पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन व्यापक भीड़ हिंसा और उसके पीछे साजिशकर्ताओं की पहचान का कोई जोर नहीं दिया गया, जितना संभल मामले में दिख रहा है। इसी को अगर हम लोग ध्यान रखना होगा कि मुर्शिदाबाद में कई घरों में आग लगाई गई थी, जिसमें सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया था, और उसमें 1 से अधिक आरोप, मतलब 13 से तो ज्यादा होंगे, ये साफ तौर पर कहते हैं। भीड़ के विश्लेषण, भीड़ में शामिलों की पहचान जो की गई थी संभल में, पुलिस ने जिस तरह से कार्रवाई की, उन्होंने सीसीटीवी फुटेज, उनका फेस रिकॉग्निशन, विशिष्ट नाम, उनके कृत्यों का विश्लेषण किया गया विस्तृत तौर पर। जबकि मुर्शिदाबाद में भीड़ की संलिप्तता स्पष्ट है, लेकिन चार्जशीट के विवरण में भीड़ को एक समूह के रूप में अधिक संदर्भित किया है और उनकी व्यक्तिगत पहचान या कृत्य पर जोर नहीं दिया गया, जितना संभल में। जांच का फोकस क्या था उसमें अगर उत्तर प्रदेश में देखें तो चार्जशीट में उन्होंने जांच का फोकस हिंसा के मास्टरमाइंड, संगठित साजिश और राजनीतिक संरक्षण जैसे पहलुओं पर रखा। पश्चिम बंगाल में जांच
का सिर्फ वो एक विशिष्ट हत्या के इर्द गिर्द बनकर उस घटना को छोटा करके दिखाने की कोशिश की गई, जबकि हिंसा बहुत व्यापक थी। ये जो अगर हम लोग देखें संभल मामले में उसकी हिंसा के व्यापक आयाम चार्जशीट में देखें, संगठित साजिश, राजनीतिक संलिप्तता और भीड़ में शामिल व्यक्तिगत तत्वों की पहचान पर जोर दिया गया। जबकि मुर्शिदाबाद पुलिस के चार्जशीट में पुलिस ने कोशिश की है कि एक विशिष्ट अपराध यानी हत्या पर केंद्रित हो, भीड़ के बड़े पैमाने पर शामिल होने के बावजूद सामूहिक कृत्यों के पीछे व्यक्तिगत चेहरों पर संभल की पुलिस जितनी कार्रवाई की स्पष्टता नहीं दिखाई देती। मुझे लगता है कि ये एक बड़े अंतर की तरफ ध्यान करता है और यही ये बताता है कि क्यों योगी आदित्यनाथ की बात पूरे देश में होती है, क्यों ममता बनर्जी को ये माना जाता है कि वो तुष्टीकरण के लिए किसी भी चीज का या किसी भी हद तक जा सकती हैं। और ये ही माहौल जो है पूरे बंगाल में आने वाले चुनाव की तरफ इशारा करता है, जहां बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के अंदर से अगर डर निकाल पाई तो वो वोट बैंक तक ला सकती है। मुझे लगता है कि योगी या बुलडोजर बाबा और इधर ममता बनर्जी, जिनको उनके कुछ विरोधी कुछ और वाक्यों से भी कहते हैं, मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ममता बनर्जी की पुलिस और योगी की पुलिस के बीच का अंतर आपको इस चार्जशीट से समझ में आता है। तो आज के लिए मुझे लगता है, इस वीडियो के लिए मुझे लगा बहुत ज़रूरी था कि मैं एक अंतर आपको दे सकूं, एक डिटेल्ड रिपोर्ट को एनालाइज कर सकें, तो वो यही था। आपसे फिर मुलाकात होगी, आप लाइव में जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इसकी रीच बढ़ाने में हमारा सहयोग कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।